तो मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त जितेंद्र महतो, आप सबको मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन का सीरीज चलाया था, तो उसको आगे आज फिर से बढ़ाते हैं। तो ज्यादा लेट ना करके चलिए हम लोग अपना टॉप 25 क्वेश्चन साइंस के क्या करते हैं देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? बोल रहा है एक बोतल ओपनर उत्तोलक का एक उदाहरण है जिसमें, देखिए इसका आंसर क्या क्या दिया हुआ है। पहला आंसर दिया हुआ है आयास मध्य में होगा। आयास मतलब होता है इसका इफोर्ट होता है। दूसरा में बोला है आलम मद में होगा। आलम मतलब फलक्रम होता है। थर्ड में बोला है भार मद में होगा। भार मतलब लोड होता है। चौथा नंबर ऊपर उल्लेखित में से कोई नहीं। तो देखिए सेकंड श्रेणी का ये ओपनर सेकंड श्रेणी का है, तो इसका सेकंड श्रेणी वाला के बीच में क्या होता है? तो सेकंड श्रेणी वाला के बीच में हमारा होता है भार, लोड होता है। लोड होता है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। देखिए सिंपल मशीन में दो तरह के होते हैं। सिंपल मशीन वो होते हैं जो ना ही इलेक्ट्रिक लेंगे और ना ही हीट लेंगे, फिर भी हमारा काम क्या करते हैं, आसान कर देते हैं। पैंट के जीप से लेकर पेन के निब तक ये सब क्या होते हैं, हमारे सिंपल मशीन होता है। ठीक है। सिंपल मशीन दो तरह का होता है। एक होता है गिरनी, कुआं में देखिएगा, कुआं से पानी डालने के लिए गिरनी लगा दे तो वो गिरनी हो गया। और दूसरा होता है हमारा उत्तोलक। उत्तोलक तीन टाइप के होता है। एक फर्स्ट श्रेणी का होता है, दूसरा का सेकेंड श्रेणी, एक थर्ड श्रेणी का होता है। ठीक है। और उत्तोलक में तीन चीज होता है, एक फलक्रम होता है, ठीक है, एक इफोर्ट होता है और एक लोड होता है। फर्स्ट श्रेणी वाला का एग्जांपल हमारा कैंची होता है। ठीक, ये रहा हमारा कैंची, मान लीजिए ये कैंची हो गया। देखिए फलक्रम वो होता है जहां से घूमता है, तो बीच में इसका पाइवोट रहता है कि नहीं, यहाँ पे होगा फलक्रम, यहाँ से क्या होगा, ये घूमेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम लोग लोड देंगे और यहाँ पे फोड़ देंगे। सेकंड श्रेणी में क्या होता है? तो सेकंड श्रेणी में हमारा श्रोता होता है, सुपारी काटने वाला श्रोता। यहाँ पे हम लोग सुपारी रख देते हैं और यहाँ पे इसका प्लेट रहेगा। यहाँ से ये घूमेगा, ये फलक्रम हो गया इसका। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इफोर्ट देंगे, इफोर्ट। और ये रहा हमारा लोड, ये सेकंड श्रेणी हो गया। इसी का एग्जांपल, इसी की तरफ बोतल ओपनर होता है, ये बोतल ओपनर हो गया ना। यहाँ पे हम लोग इफोर्ट देते हैं, इफोर्ट। यहाँ पे यहाँ से ये घूमेगा, यहाँ से घूमेगा और यहाँ पे इसका पूरा लोड पड़ता है खोलने के लिए। तो हमारा इस पहला का एग्जांपल क्या क्या हो गया आंसर? भार मत में होता है, पहला हो गया। दूसरा पे चलते हैं। दूसरा हमसे क्या बोला है? दूसरा बोल रहा है वेग अनुपात चार वाले एक सरल यंत्र द्वारा 9 से केजी के भार को उठाया जाता है। यदि 300 केजी का आयास लागू होता होता है तो यंत्र की दक्षता क्या कीजिए। तो दक्षता, इफिशियंसी का फॉर्मूला, दक्षता बोल रहा है ना। दक्षता का फॉर्मूला होता है हमारा क्या? तो दक्षता का फॉर्मूला होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेग अनुपात, वेग अनुपात। ठीक है, वेग अनुपात। तो पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, वेग अनुपात हमारा दे दिया ना, वेग अनुपात कितना है, 4 है। अब ये निकालना होगा। मैकेनिकल एडवांटेज का हमारा फॉर्मूला होता है हमारा लोड, जो जो हम लोग लोड दिए हैं। ठीक है, LOA लोड। ठीक है, मिटा लेते हैं इसको। क्या होता है हमारा लोड होता है एल, एक एल लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई कितना हम लोग उस पर प्रयास किए हैं लोड उठाने के लिए, यानी कोई भी काम करने के लिए कितना प्रयास किए हैं। तो लोड कितना दिया हुआ है? लोड दिया है 900 केजी। 900 केजी को हम लोग भार को, 900 केजी के भार को 300 केजी आयास लागू करके उठा लिए हैं, 300 केजी से भाग कर देंगे। काटने के बाद कितना आ जाएगा? मात्र 3 आ जाएगा। दक्षता का फॉर्मूला क्या बोला था पहले में? मैकेनिकल एडवांटेज, ऊपर रखेंगे 3। उसके बाद हमारा ये वेग अनुपात कितना दिया है? 4 इंटू 100। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 25। 25 की 3 से गुना करेंगे कितना आएगा? 75% आंसर। 75% है, ये रहा 2 नंबर हमारा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? गतिज ऊर्जा एंड स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। गतिज एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं के इक्वल टू क्या बोलते हैं उसको? हाफ एम बी स्क्वायर। एम मतलब मास होता है, बी बोले तो वेलोसिटी होता है, मास, मास। और बी मतलब वेलोसिटी, एल सी। तो ठीक है, और के बोले तो काइनेटिक एनर्जी, बोले तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर पे। ये रहा हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? बोला है वन अश्व शक्ति बराबर क्या होगा, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, 746 किलो वाट नहीं, 746 वाट होता है। ये होगा हमारा कितना नंबर आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ये 2 नंबर नहीं होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है द्रव के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया इलेक्ट्रोमीटर, दूसरा का में हाइड्रोमीटर, तीसरा का में बैरोमीटर, चौथा में हाइग्रोमीटर यानी आर्द्रता मापे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? द्रव का घनत्व को मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं, यानी दूध के घनत्व को मापते हैं। उसके बाद बैरोमीटर, बैरोमीटर मीटर से वायु दाब के मापते हैं, वायु के दाब को मापते हैं, दाब को मापते हैं।
और चौथा आता है आर्द्रता मापी। इससे हम लोग क्या करते हैं, तो वायु में नमी को मापते हैं, नमी को मापते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है एसआई इकाई में पदार्थ की मात्रा को कैसे मापा जाता है। तो एसआई इकाई के टोटल 7 को मेन मेन राशि होती है जिससे मापते हैं। देखिए इसमें हो गया, इसमें इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोल। ठीक है, ये रेडियन नहीं आता है मेन में, ये आता है वेपन इस इकाई में। जूल भी नहीं आता है उसमें, जूल भी नहीं आता है। केल्विन आता है, टेम्परेचर का केल्विन आता है। ये दो तो आता है 7 गो में, ये 2 गो नहीं आता है। ये दोनों वेपन राशि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर पूछ रहा है। 7 नंबर में क्या पूछ रहा है, धातु के खाना पकाने वाले बर्तन के हैंडल अक्सर लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है ये पदार्थ के अच्छे, ये पदार्थ अच्छे सुचालक होते हैं। तो लकड़ी अच्छा सुचालक, सुचालक मतलब जिसमें से करंट भी अच्छा से जा सके, गर्मी भी अच्छा से जा सके, उसे सुचालक बोलते हैं। तो ये आंसर हमारा नहीं होने वाला है, कि इसमें गर्मी अच्छा से नहीं जाता है। तो सर लकड़ी और प्लास्टिक में ऊष्मा रोधी होते हैं, ये ऊष्मा को जाने नहीं देते हैं। ये आंसर हो सकता है। धातु ऊष्मा कुचालक होते हैं, ये तो गलत है। ये ऑप्शन आंसर तो मिल ही नहीं रहा है। प्लास्टिक के हैंडल बर्तन को भार बढ़ाते हैं, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन छाटने के बाद बच जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एग्जाम हॉल में जरूरी नहीं कि आपको 100 में 100 क्वेश्चन आएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको हमको नहीं पता रहता, लेकिन उसको ऑप्शन छाटकर आंसर देना पड़ता है। जो आपको देना पड़ेगा वो आपका सेंस पे डिपेंड करता है कि कैसे उसको आप टैकल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको टैकल करना है। ये देखिए 100% ये आंसर इसका यही सही होगा, मिला कर देख लीजिए यही सही होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, यदि किसी लोड से 1 सेकेंड के लिए 3.32 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन 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 का मान दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है -1.6 कूलम दे दिया। इसकी गणना कीजिए, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो देखिए कूलम के हमारे पास दो दो फार्मूला आते हैं। कूलम का दो दो फार्मूला आता है। एक होता है कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम, और दूसरा का फॉर्मूला आता है हमारा कूलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गुना कर देंगे। ये दो को मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लाएंगे। पहला वाला पहले यूज करते हैं। क्या बोला है, 1 सेकंड में इतना धारा प्रवाहित होता है। तो पहला कूलम इज इक्वल टू कितना हो गया, 3.2 एम्पियर इंटू टाइम कितना थी 1 सेकंड, यानी जस्ट का 10 हो जाएगा ये 3.2 कूलम। ठीक है, दूसरा का कूलम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कूलम कितना आ गया, 3.2 आ गया है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा है, नंबर लगेंगे, इलेक्ट्रॉन का मान दे दिया। इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 19 कूलम दे दिया। ठीक है, ये इधर गुना में है, तो इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, ये 16 से 32 काटेंगे तो कितना मन कटेगा, 2 बार में कट गया ना पूरा। कौन सा पॉइंट खत्म हो जाएगा, और 16 से 32 2 बार में, 2 इंटू ये नीचे में है -19, ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। देखिए 2 इंटू 10 का पावर +19 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मिटा लेते हैं पहले, कितना मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान घनत्व की विमीय सूत्र क्या होता है। यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं, ये घनत्व का पूछ रहा है, घनत्व का। डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है। डेंसिटी का फॉर्मूला पूछने के बाद उसका विमीय सूत्र हमसे पूछा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास को मास रहने देते हैं, काहे कि जब बीमा लेते हैं तो केजी को हम लोग मास में ही लेते हैं, तो मास को मास रहने देते हैं। उसके बाद वॉल्यूम मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब। मीटर को जब डायमेंशन पर लाते हैं तो मीटर किसका होता है, लंबाई का होता है, तो लंबाई की लेंथ लेते हैं, एल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा मास का मास रहने दीजिए, उसके बाद मीटर क्यूब का एल क्यू लेंगे। ठीक है, डायमेंशन बनाने के लिए ये ब्रेकेट लेते हैं इतना बड़ा पहले, ये ब्रेकेट हो गया। उसके बाद मास कुछ प्रकार एम में कर लीजिए, मास 7 जो मेन राशि होता है ना ऐसा इकाई का, वही है मास हो जाएगा। उसके बाद एल नीचे में क्यू है ना, ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, एल का -3 हो जाएगा। टाइम लिखना पड़ता है, एम के एस टाइम लिखना पड़ता है। टाइम है कि नहीं, इसमें टाइम कहीं नहीं है, तो इसको जीरो कर देंगे। ये रहा टाइम हमारा जीरो। ये रहा हमारा आंसर। ये आंसर कितना नंबर पे है, ये पहले वाला देखिए, एम है, एल का पावर -3 है, टी का पावर 0 है। बाकी देखिए पहले में जीरो कर दिया, एम मास बोल रहा है नहीं है इसमें, इसमें है, इसमें टाइम का स्क्वायर कर दिया है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल, एक हीटर 60 वोल्ट पर 3 एम्पियर की धारा लेता है। यदि प्रतिरोध को नियत रखते हुए वोल्टता को 180 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो कितनी धारा होगी। तो पहले देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले वोल्ट दिया हुआ है, एम्पियर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालेंगे। V इज इक्वल टू आई इंटू आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए वोल्ट कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 60 वोल्ट। उसके बाद आई कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। रेजिस्टेंस यहाँ से क्या करना, हमको निकालना है। 3 से 60 को काटेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा।
आर इज इक्वल टू कितना आ गया 20। अब दूसरा बोल रहा है वोल्टता यदि प्रतिरोध की नियत रखते हैं यानी 20 को 20 से रखेंगे, वोल्टता को 180 कर देंगे, कितना कर दिया वोल्टता को 180 वोल्ट कर दिया है, तो धारा पूछेगा कितना का कितना होगा। तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई इंटू आर। भी कर दिया कितना 180, आई पूछा है, आर बोला नियत रखेंगे यानी 20 का 20 रखेंगे, काटिए कितना आ जाएगा 9। आई इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये 9 आ गया। इसका 9 कहीं है, ये देखिए 2 नंबर पे 9 है, इसका आंसर 9 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है मिट्टी में अम्लीय वर्षा को कम करने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में कौन सा है? देखिए पीएच 7 होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और 14 में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। 7 में न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही वो अल्कालिन यानी बेस वाला होता है। 7 के नीचे गया तो एसिड कहलाता है, 7 के ऊपर जाता है तो बेस टाइप का कहलाता है। एसिडिक हो गया है यानी 6 साढ़े 6 के नीचे अगर मिट्टी का पीएच चला जाता है तो एसिडिक हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, चूना मिलाते हैं। इसमें क्या मिलाएंगे हम लोग, चूना पत्थर मिला देंगे। अगर वो 7 के ऊपर चला जाता है तो क्षारीय हो जाता है। क्षारियों को ठीक करने के लिए जिप्सम बोले तो ए CaSO4 2H2 ओ मिलाते हैं, ये क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्षारीय को ठीक करने के लिए ये जिप्सम मिलाते हैं जब मिट्टी हमारा क्षारीय हो जाता है, और जब अम्लीय हो जाता है तो हम लोग चूना पत्थर मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एसआई प्रणाली में कौन सा त्रिक मूल आधार भौतिक राशि को निरूपित करता है? तो हम लोग एमके सिस्टम पढ़ते हैं कि एसआई का ही मतलब हो जाता है एमके सिस्टम। एम के एस, एम बोले तो हमारा हो जाता है, एम बोले तो मीटर हो जाता है, लेंथ मीटर, लेंथ लंबाई हो जाता है। के बोले तो उसका मास हो जाएगा, और एस बोले तो उसका टाइम हो जाएगा। यानी क्या हो गया लंबाई, देखिए यहाँ हो गया दोनों, देखिए लंबाई, उसके बाद मास का द्रव्यमान, और टी हो गया समय का, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एसआई प्रणाली में मूल राशि नहीं है? मूल राशि 7 को आपको बताए थे हम पहले ही। 7 को हम लोग जानते हैं मूल राशि होता है, जिसमें ज्योति तीव्रता का इकाई केंडला होता है, एक होता है। पदार्थ की इकाई मोल होता है, ठीक है मोल होता है। और इसका फोर्स की इकाई न्यूटन होता है, ये व्युत्पन्न राशि हो गया। ये फोर्स की इकाई न्यूटन होता है, ये व्युत्पन्न हो गया। उसका उष्मा गतिकीय का केंडला, उष्मा गतिकीय का केंडला नहीं होता है, जूल नहीं कैल्विन होता है, कैल्विन। तीनों का हो गया, ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों हमारा मूल राशि में आ गया। ये बल हमारा मूल राशि में नहीं है, इसका आंसर कितना होगा 3। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा एच के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जूल से हम लोग पिछला कौ बार से पढ़ते जा रहे हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर, बोले तो ये हमारा धारा के स्क्वायर आर, उसके बाद ये हो गया हमारा आर के, उसके बाद आर से गुना करेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद ये हमारा टी हो गया। तो क्या पूछा है, कौन सा सही है? एच प्रतिरोध का अनुक्रमणाती एकदम सही है। देखिए ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रपोज है कि नहीं, उसी को अनुक्रमपाती बोला जाता है। एच टी के साथ अनुक्रमपाती है, एच समय के साथ अनुक्रमपाती, ये भी सही है, ठीक है। एच प्रतिरोध के साथ अनुक्रमपाती है, एच समय के साथ अनुक्रमपाती है, एच धारा के वर्ग के व्युत्पन्न है। पूछा है गलत कौन है, देखिए ये इसीलिए बोला क्या है गलत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पूछा है गलत कौन सा है, तो ये देखिए पहला वाला एच प्रतिरोध के साथ सीधा संबंध में है, तो एच प्रतिरोध का सीधा संबंध में ये होगा। दूसरा का बोल रहा है एच टाइम के साथ सीधा समानुपाती है, तो ये भी होगा, ठीक है ये भी होगा। दूसरा पूछा है एच धारा के वर्ग के वैध प्रति यानी उल्टा है, तो एच क्या धारा के उल्टा है? नहीं ना, तो डायरेक्ट है कि नहीं, एच बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, नहीं वो भी स्क्वायर के साथ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि एच बढ़ेगा तो आई घटेगा स्क्वायर के साथ, तो ये क्या हो गया हमारा गलत है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर बोला एच धारा के वर्ग के अनुक्रमपाती है, ये भी सही है, ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। गलत पूछा है तो गलत हमारा ये वाला 3 नंबर वाला क्या है, गलत है। बाकी ये तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्तारित अवधि तक किस शोर स्तर के संपर्क में रहना श्रवण के लिए खतरनाक माना जाता है? यानी हमारे कान के लिए कितना डेसिबल तक ध्वनि सह सकता है और कितना खराब हो गया? तो 45 डेसिबल तक है, जिसको हम लोग सह सकते हैं, आराम से जिंदगी जी सकते हैं। और जैसे 90 डेसिबल के पार गया, आदमी का कान खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डेसिबल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है किस समूह में पदार्थ, सॉरी, किस समूह में केवल वे पदार्थ शामिल है जो उष्मा के सुचालक है? उष्मा के वही सुचालक होंगे जिसमें कायन भी प्रवाहित हो सकता है। लकड़ी में कायन प्रवाहित होगा, नहीं होगा। प्लास्टिक में होगा, नहीं होगा। एल्युमिनियम में होगा। चांदी में होगा, एकदम सुपर कंडक्टर है ये। उसका तांबा में भी होगा, तो तीनों हो जाएगा, तो आंसर इसका तीनों हो जाएगा। कागज में नहीं होता, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट चलते हैं, ये सबको याद करना पड़ेगा, इस सबका कोई कंसेप्ट नहीं होता, जो कंसेप्ट होगा उसका कंसेप्ट समझा दूंगा, जहां डायरेक्ट भागना होगा वहां से आपको भगा दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा कारक एक समान धात्विक चालक के विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करते हैं? यानी प्रतिरोध को कौन सा प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाता है आर, आर इज इक्वल टू रॉ
एल डिवाइडेड बाई ए। देखिए आर मतलब प्रतिरोध, सबको पता है ये प्रतिरोध। पी रॉ मतलब हो जाता है प्रत्येक पदार्थ का एक अपना अलग धात्विक गुण होता है। जैसे देखिए चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है बट लोहा का प्रतिरोध ज्यादा है। तो जो अलग अलग पदार्थ का अलग अलग प्रतिरोध होगा उसको रॉ बोला जाता है। ठीक, उसको रॉ बोला जाता है। लंबाई, चालक की लंबाई बढ़ेंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। उसका चालक का जितना मोटाई उसका आता है एरिया, एरिया चालक का जितना एरिया बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध घट जाएगा। देखिए एरिया को बढ़ाएंगे उल्टा समझना तो प्रतिरोध घट जाएगा, और एरिया घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही ऐसा फॉर्मूला अब पूछा है कि कौन प्रभावित नहीं करता है। लंबाई प्रभावित करता है। पदार्थ का संगठन, संगठन पदार्थ का संगठन देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र यानी एरिया प्रभावित करता है, ये प्रभावित करेगा, ये भी प्रभावित करेगा। पदार्थ का संगठन, तार में विद्युत ये भी ये तार का संगठन, पदार्थ का संगठन यानी पदार्थ कैसा है ये भी प्रभावित करेगा। ठीक है, लास्ट में पूछ रहा है ये तार का रंग, तो तार लाल कलर का हो या ब्लू कलर का, उस पर रेजिस्टेंस का कुछ प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। घर्षण बल हमेशा हमेशा गति के लगती है उल्टा दिशा में। तो जब हम लोग चलते हैं जमीन पे या साइकिल चलाते हैं तो साइकिल आगे जाता है बट घर्षण बल उसके पीछे लगता है, पीछे लगता है। तो वस्तु के सापेक्ष गति की ओर नहीं, वस्तु के सापेक्ष गति के विपरीत लगता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। ये वृत्त हो गया और इसमें क्या करना है, ये यहाँ पे हमको कुछ चलाना है, एक समान गति है। ठीक है, पूछा है कौन सा सही नहीं है। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होता है। तो देखिए दूरी और विस्थापन कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। जैसे जैसे ये ले लीजिए। देखिए ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया सी। ए से बी गए 3 और बी से सी गए 4। तो जब भी दूरी पूछेगा तो टोटल जितना लंबाई चले उसको ले लेंगे 7। बट जब भी विस्थापन बोलेगा तो सबसे शॉर्टेन दूरी लेंगे। तो सबसे शॉर्टेन दूरी में ये आ जाएगा, ये तिर्यक है ना, 3 और 4 का कितना हो जाता है 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। इसमें बोला है कि दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होगा, होता है क्या, नहीं होता है। जैसे यहाँ से हम चलना चलना शुरू किए थे और यहाँ चल के पूरा चल के यहाँ पे आ गए थे, तो दूरी तो हम पूरा इसका परिधि ले लेंगे, बट विस्थापन पूरा लेंगे नहीं, लेंगे विस्थापन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा का बोलना है सही नहीं है। अच्छा सही नहीं बोला तो यही आंसर हो जाता हमारा, दूरी विस्थापन के बराबर नहीं होता है। दूसरा का फिर दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है वेग हमेशा वृत्त की त्रिज्या का लंबवत होता है। हाँ तो इधर निकलता है, इधर वेग से निकलता है। उसके बाद निकाय की गति स्थिर रहती है। स्पीड, स्पीड बोला है ना, गति मतलब स्पीड होता है, स्पीड स्थिर होता है। स्पीड कभी नहीं बदलता है क्योंकि स्पीड का दिशा होबे नहीं करता है। उसका निकाय का वेग परिवर्तित होते रहता है। वेग परिवर्तित हो जाता है क्योंकि वेग में दिशा होता है। जब इधर चलेगा तो नॉर्थ आ जाएगा तो उसका उसका दिशा बदल गया, इधर जाएगा तो वेस्ट आ जाएगा उसका दिशा बदल जाएगा, इधर आ जाएगा तो साउथ हो जाएगा उसका दिशा बदल जाएगा, इधर जाएगा तो ईस्ट, इसका क्या हो जाएगा, दिशा बदल जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत था। अब पूछा था गलत कौन है, तो पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आता है हम लोग 21 नंबर पे। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने क्या किया था, एक टब लिया था। ठीक है, टब में एक वो बाल्टी लिया था। इस बाल्टी में पूरा लबलबा के पानी भरा था, उसमें एक लोहा डुबाया था। लोहा डुबाया था, कुछ कुछ पानी नीचे गिरा था। और जब डुबाया था इसमें भार का कमी आया था। इसका वजन कर लिया था कितना भार का कमी आया, और जो पानी टब में गिरा था उसका वजन किया, दोनों का वजन कितना आ गया, बराबर आ गया। तो उसने एक सिद्धांत दिया था तैरने के लिए। बोला था कि कोई वस्तु को हम लोग पानी में फेंकते हैं, 10 किलो का है, अगर 10 किलो पानी निकालता है तो वो ना डूबेगा ना उबेगा, बीच पानी में रहेगा। बीच पानी में मतलब हिसाब से डूब जाएगा। 10 किलो का 8 किलो पानी निकालेगा तो जाकर डीप सतह में डूब जाएगा। और 10 किलो का है 12 किलो निकाल देगा तो ऊपर हमेशा फ्लोट करते रहेगा। तो इसे पूछा है कि डूब जाएगा, डूबने के लिए क्या करना है, अपने भार के बराबर या उससे कम कम हटाना पड़ेगा। तो आयतन के बराबर, भार के बराबर, ये हो गया इसका आंसर, भार के बराबर, आयतन के बराबर नहीं, भार के बराबर। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर पे। बोल रहा है एक धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह केवल, एक धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह केवल किसकी वजह से होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। बस इसका आंसर यही है। उदासीन आवेश की वजह से नहीं होता है। उदासीन होगा तो कुछ होबे नहीं करेगा। धनात्मक आयन की वजह से भी नहीं होता, सकारात्मक आयन की वजह से नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर पे। बोल रहा है 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। न्यूनतम कब बनता है, जब भी हम लोग प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो सबसे छोटा है उससे उसका मान छोटा आता है, और जब भी सीरीज में जोड़ते हैं तो जो सबसे बड़ा है उससे उसका बड़ा मान आता है। यहाँ पे बोला हमको छोटा में छोटा करने के लिए, तो इसको क्या छोटा करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ पैरेलल में जोड़ेंगे। पैरेलल का फॉर्मूला तो 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, डैश 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 करके आगे जाते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट निकालने के लिए r इज इक्वल टू 1/1/5 प्लस को बोला है 5 को 1/1/5 उलाट देंगे इसको, डैश करके इसको क्या करते हैं, 5 से 5 के साथ गुना कर देता है। ठीक है, अब इसको आगे ले जाइए, 1/5 चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5 1। ठीक है, अब टोटल कितना है, 5 गो है, कितना हो गया हमारा 25/1। ये आ गया हमारा आर इनवर्स, ये कितना आ गया
आर इनवर्स। इसको उल्टा कर देंगे तो 1/25 इज इक्वल टू हमारा हो गया 25 आर। ये हो गया हमारा आंसर। कितना है? 1/25। 1/25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछा है घनत्व का, घनत्व के विमीय सूत्र। ये जो थोड़ा देर पहले हम लोग सॉल्व किए थे वही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया घनत्व का। ये रहा हमारा उसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है ये। आज का यहीं पे कार्यक्रम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पूछ रहा है इनमें से कौन सा पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है, मतलब जिससे पर्यावरण को कोई प्रदूषण नहीं होने वाला है। सूखे पत्ते को मिट्टी में दबाकर निपटाना, ठीक है, देखते हैं आगे। तालाबों में जैव निम्नीकरण अपशिष्टों को देना, देखते हैं आगे। प्लास्टिक अपशिष्ट को दबाकर, ये देखिए प्लास्टिक को कभी दबाना नहीं चाहिए, गलत है। उपयोग में से एक से अधिक, ये दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है। सूखे पत्तों को दबाना और अपशिष्ट कि तालाब में कोई चीज को नहीं देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर। मैं थोड़ा देर पहले क्या बोला था कि 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपको जितना भी साइंस का मिलेगा, जरूरी नहीं है कि आपको 25 में 25 आएगा, उसमें से आपको 20 आएगा। 20 को आपको अपने हिसाब से, अपने दिमाग लगाकर जो कंसेप्ट पड़े उस हिसाब से आपको निकालना पड़ता है। इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन जब आप देखिएगा तो 100% इसका आंसर 1 नंबर ही निकलेगा। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुका है। तो आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। अभी अभी मैं धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाने वाला हूँ। अब कुछ दिन बाद मेरा एग्जाम हो जाएगा 28 तारीख को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैथ का चैप्टर वाइज क्लास शुरू करूंगा। जिनको कुछ मैथ में नहीं आता वो मेरा वीडियो जरूर देखें। मैं जैसे पढ़ा हूँ, अपने से खुद से मैथ पढ़ा हूँ, अपने किताब से बना बना कर मैथ सिखाऊं, वैसे सबको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।